सर्वबंधन विमुक्त भारतीय नारी का वह प्रतीक है। यद्यपि वह नारी अभी तक मानसिक ही है, हाड़ मांस की नहीं, फिर भी इस पात्र के माध्यम से शरद बाबू ने नवयुग की झलक का संकेत किया है। शेष प्रश्न वही प्रभाव पैदा करने के लिए उन्होंने लिखा था। चंदन नगर की गोष्ठी में उन्होंने स्पष्ट कहा था, मेरा कहना है प्राचीन वस्तुओं को लेकर गर्व करने से बात नहीं बनेगी, नूतन गढ़ डालो। जाति के संबंध में वही है। जाति यदि नहीं रहती तो उससे क्या आता जाता है। इस प्रकार के लड़के मिलते हैं जिनके पास वंश परिचय देने को कुछ नहीं है। वे अपने बल पर बड़े हुए हैं, सफल हुए हैं। मेरा तात्पर्य भी वही है। मेरी एक पुस्तक अधूरी पड़ी है, शेष प्रश्न, उसमें इसी संबंध में चर्चा की है। आजकल जो कुछ चल रहा है उसमें उसके बहुत से पहलुओं पर कटाक्ष किया गया है। पुस्तक अभी तक समाप्त नहीं हुई, लगता है 2-4 दिनों में समाप्त होगी। एक और स्थान पर उन्होंने लिखा, अंत तक चलकर शेष प्रश्न में मैं शायद बहुतों को व्यथित करूँगा, फिर भी जो कुछ ठीक है उसे कहना ज़रूरी है। इसके बाद जो होगा देखा जाएगा। शेष प्रश्न का विरोध वयोवृद्ध या पुराने विचार के लोगों ने ही नहीं किया, नए लेखकों ने भी इसकी कटु आलोचना की। अन्नदास शंकर राय और प्रबोध कुमार सान्याल दोनों ही शरद बाबू के प्रशंसक थे, पर शेष प्रश्न पढ़कर वे निराश हुए। प्रबोध कुमार ने संदेश में लिखा, शरद बाबू आधुनिक विचार और बुद्धि से बिल्कुल परिचित नहीं हैं। प्रगति और मुक्ति का उनका समर्थन झूठा है। कुछ और लोगों ने कहा कि वह तर्कजाल मात्र है, कथा अंश नाम मात्र को है। चरित्र बहुत हैं पर वे सभी रक्त मांसहीन हैं। इसमें ना साहित्य है और ना रस सौंदर्य, ना भाव सौष्ठव है केवल विकृत यौन भाव संस्कार। सब कुछ लेखक ही कह डालना चाहता है। पात्रों के प्राणों की वह पुकार इसमें कहाँ सुनाई देती है जो चरित्रहीन आदि में है। इस कटु आलोचना के कारण नए लेखकों से उनके संबंध कुछ खींच से गए, लेकिन इसमें संदेह नहीं कि ये आरोप आधारहीन थे। शेष प्रश्न की सबसे बड़ी दुर्बलता यही है कि वह एक विचार बहुल सायास लेखन है। सहज नहीं परंतु तार्किक। क्या चुप रह सकता है? अपना स्वर और भी ऊंचा करके वह कह सकता है, महाशय, यह सब उनके समूचे साहित्य को दृष्टि में रखकर तुलनात्मक दृष्टि से ही कहा जा रहा है। अगर उन्होंने केवल मात्र शेष प्रश्न ही लिखा होता तो क्या तब भी उनकी ऐसी ही आलोचना होती? क्या वे एक क्रांतिकारी लेखक के रूप में रातों रात प्रसिद्ध नहीं हो जाते? तर्क का अंत नहीं है, लेकिन सब कुछ कहने के बाद यह तो मानना ही पड़ेगा कि शेष प्रश्न का अध्ययन उनके विकास और उनकी क्षमता के आधार पर होना चाहिए। उन्होंने अपने मित्र कुमुदिनी कांत कर से कहा था, 10 वर्ष बाद बंगाल के घर घर में कमल जैसी नारियां पैदा हो जाएंगी। शेष प्रश्न एक क्रांतिकारी रचना है या नहीं, इस पर विवाद हो सकता है, लेकिन आश्चर्य यह है कि एक और तो
शरद बाबू इस प्रकार की विवादग्रस्त रचनाएं करते थे। दूसरी ओर लगभग उसी अवधि में ऐसी रचनाएं भी उन्होंने की जो यथास्थितिवाद विचारधारा का समर्थन करती हैं। शेष प्रश्न के प्रकाशित होने से पूर्व ही उन्होंने एक और उपन्यास हाथ में लिया था, जो विप्रदास के नाम से प्रकाशित हुआ। शेष प्रश्न में प्राचीन आचार और विचार का जितना विरोध हुआ है, विप्रदास उतना ही आचार और संस्कार निष्ठ है। एक ही काल में एक ही लेखक ने ऐसी परस्पर विरोधी विचारधारा प्रधान रचनाएं की, यह बात बहुतों की समझ में नहीं आएगी। ऐसा लगा है कि लोग शेष प्रश्न की ध्वंसमूलक नीति को उनके जीवन की चरम अनुभूति मानने की भूल न करें, इसीलिए उन्होंने साथ ही साथ विप्रदास के समान समाजनिष्ठ रचना की सृष्टि की। प्रकट रूप में शरतचंद्र अपने साहित्य में एक वैज्ञानिक की दृष्टि से समाज की त्रुटियों को देखते थे, समाज संस्कार की दृष्टि से नहीं। इसी कारण किसी विशेष मतवाद के प्रति उनका पक्षपात नहीं मालूम होता। ऐसा वे चाहते भी नहीं थे। वह मात्र अन्याय के विरोधी थे। बहुत वर्ष पूर्व जब उन्होंने चरित्रहीन का सृजन किया था, जब उसके संबंध में उन्होंने अपने एक मित्र को लिखा था, लोगों की ऐसी इच्छा हो मेरे संबंध में सोचें, किंतु यमुना के संपादक यह विश्वास करते हैं कि चरित्रहीन के द्वारा ही उनके पत्र कई श्रीवृद्धि होगी और अनैतिक नैतिक जो हो, लोग खूब आग्रह से उसे पढ़ेंगे। तब उन्हें जो अच्छा लगे करें। फिर भी एक उपाय करना होगा। राम की सुमति के समान सरल स्पष्ट कहानी साथ साथ ही लिखकर चरित्रहीन के प्रभाव को कुछ हल्का करना होगा। इसलिए यह बात समझ में आ जाती है कि शेष प्रश्न के प्रभाव को हल्का करने के लिए ही उन्होंने विप्रदाय में रचना की। विप्रदास का नामकरण उन्होंने अपने सगे मामा के नाम पर किया। उन्होंने विप्रदास को जैसे वह अपने जीवन में थे ठीक उसी रूप में चित्रित किया है। वह स्वधर्म परायण, आचारनिष्ठ, गुरु और देवताओं में भक्ति रखने वाले थे और तीनों समय संध्या आहिक और पूजा पाठ के बिना पानी तक नहीं पीते थे। वे उसी वस्तु को खाने योग्य समझते थे जो देवता के भोग के काम आती है। अखाद्य वे नहीं खाते थे। धर्म का अर्थ उनके लिए केवल सनातन हिंदू धर्म था और यात्रा का धर्म था तीर्थ यात्रा। संस्कृत भाषा और साहित्य से उन्हें परम अनुराग था। कॉलेज में प्रवेश करने से पहले ही उन्होंने जटिल संस्कृत व्याकरण को अच्छी तरह बस में कर लिया था। अपने इन धर्मनिष्ठ मामा को शरत अपनी पुस्तकें भेंट करते हुए भी डरते थे। जगद्धात्री पूजा के अवसर पर वह प्रतिवर्ष भागलपुर जाते थे। उस बार गए तो सहसा मामा विप्रदास से भेंट हो गई। उन्हें देखकर वे प्रणाम करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े मामा पीछे हट गए। बोले, बस बस रहने दे, काफ़ी हो गया, अब और प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं। जो व्यक्ति उस समय वहां उपस्थित थे वे चकित हो गए, लेकिन मामा के चले जाने पर शरद बाबू ने उनसे कहा, कुछ दिन पहले मामा ने मुझसे मेरी पुस्तकें मांगी थी। भला इन नीतिवाद
नीति वागीश मामा को मैं अपनी चरित्रहीन जैसी पुस्तकें कैसे दे सकता हूँ? इसीलिए तो यह क्रोध है, प्रणाम तक नहीं लिया। विप्रदास को लेकर कई अपवाद प्रचलित हो गए थे। इनमें एक यह था कि इसकी रचना उन्होंने अधिकारियों के कहने पर की थी, परंतु यह सत्य नहीं हो सकता। वे कुछ भी कर सकते थे, पर छोटा काम उन्होंने कभी नहीं किया। कलाकार किसी के आदेश पर लिखे, इससे छोटा काम और क्या हो सकता है? परंतु जाने दे यह बातें। कला की दृष्टि से भी इस पुस्तक के संबंध में बहुत मतभेद है। स्वदेशी के जिस टंकार से यह आरंभ होती है, वह टंकार शीघ्र ही सनातन विधि निषेधों और अपरिपक्व रोमांस के रेगिस्तान में जाकर खो जाती हैं। ऐसा लगता है कि इस उपन्यास को लिखते समय उनके सामने मामा विप्रदास ही नहीं, नाते के दूसरे मामा मणिन्द्र नाथ और नाना केदारनाथ की मूर्ति भी रही थी। किसी से उन्होंने कहा भी था कि विप्रदास में मैंने मणि मामा का शरण शोध किया है। उनके नाना केदारनाथ भी घोर आदर्शवादी और हिंदू धर्म के प्रति एकांत अनुरक्त तथा आस्थावान थे। विचित्रा में प्रकाशित होने से पूर्व उसके कुछ अंश वेणु में प्रकाशित हुए थे। वेणु युवकों का पत्र था। उसके संपादक भूपेंद्र किशोर रक्षक राय शरद के प्रिय थे। उस पत्रिका के पीछे विप्लवी दल का समर्थन था। बार बार उस पर सरकार की कोप दृष्टि होती थी, इसीलिए वह चल नहीं सका और विप्रदास का प्रकाशन भी बंद हो गया। पुलिस ने भी उन्हें चेतावनी दे दी थी कि वेणु में विप्रदास अब और नहीं छप सकेगा। शरद बाबू को इस पत्र से कोई पारिश्रमिक नहीं मिलता था। उनसे इस संबंध में जब प्रश्न किया गया तो उन्होंने उत्तर दिया, वेणु के लोग अपने देश को प्यार करते हैं, यही मेरा शुल्क है। वे गरीब हैं, वे मुझे क्या देंगे? मुझे ही उन्हें देना चाहिए, लेख ही नहीं अर्थ भी। तब यह कल्पना असंगत ना होगी कि यदि विप्रदास वेणु में प्रकाशित होता रहता तो शायद उसका अंत संस्कार निष्ठा के जय घोष में ना होता। स्वयं उन पर भी तो इन दिनों सरकार की कोप दृष्टि थी। उनकी रिवॉल्वर और राइफल भी जब्त हो गई थी, लेकिन उन्होंने कभी इन बातों की निंदा नहीं की। वेणु में आंदोलन के संबंध में भी कहानियाँ छपती थीं। उन्हीं का एक संग्रह भी निकला था। उसकी भूमिका स्वयं शरदचंद्र ने लिखी थी और जैसा कि हो सकता था वह तुरंत जब्त कर लिया गया था, लेकिन जब्त होने से पहले ही पुस्तक का पूरा संस्करण बिक चुका था। जिस समय वे दोनों उपन्यास लिखे जा रहे थे, उसी काल में उन्होंने 2 कहानियाँ भी लिखी थी, सती और अनुराधा। पूर्ण रचना की दृष्टि से अनुराधा उनकी अंतिम रचना कही जा सकती है। जिस समय यह प्रकाशित हुई उस समय अति आधुनिक साहित्यिकों के देह समर्पण करने वाले प्रेम की बाढ़ आई थी। यह कहानी मानो उस प्रवृत्ति का गुप्त प्रतिवाद है, लेकिन शरद बाबू ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। इसकी रचना प्रक्रिया की चर्चा करते हुए उन्होंने लिखा है, मैंने किसी का प्रतिवाद करने के लिए अनुराधा नहीं लिखी। इसमें नायिका अनुराधा की जो मात्र मूर्ति सेवा परायणता और चरित्र के माधुर्य से नायक विजय को मुग्ध कर लेती है और उसके कारण नायक का चित्त जिस अनुराग के रंग में रंजित होता है, वह तो व्यर्थ मिथ्या नहीं है, वही तो प्रेम है।
नारी चरित्र की इस विभिन्न प्रकार की रसधारा का जो शिल्पी उपभोग नहीं कर पाता, अर्थात नारी के विभिन्न रूपों को जो नहीं पहचानता, उसकी देह को ही सब कुछ मान लेता है, उसकी साहित्य सृष्टि कभी सार्थक नहीं हो सकती। प्रेम में देह का कोई स्थान नहीं है, यह बात नहीं, किंतु उसका स्थान पेड़ में जड़ के समान मिट्टी के नीचे है। सती कहानी अनुराधा के कई वर्ष पूर्व लिखी गई थी। उसका स्वर व्यंग्यात्मक है। एकनिष्ठ प्रेम और सतीत्व ठीक एक ही वस्तु नहीं है। यह बात साहित्य में स्थान नहीं पाती तो सत्य कहाँ बचेगा। शरतचंद्र की यह मान्यता मानो गति कहानी में मूर्त हुई है। इस कहानी के लिखे जाने का भी एक इतिहास है। शिवपुर वाले घर में उनके पास एक बहुत बड़ा डेस्क था। उसमें उनकी कोई असमाप्त रचनाएं पड़ी थीं। शरद बाबू ने उमा प्रसाद मुखर्जी से कहा, उन्हें लाकर मेरे पास रख दो। उमा बाबू ने वैसा ही किया। उनमें सचमुच कई अधूरी कहानियां थीं। उन्हें एक कहानी की आवश्यकता थी। बार बार वायदा करने पर भी शरद बाबू कुछ लिख नहीं पा रहे थे। उमा प्रसाद ने उन्हीं में से एक सबसे बड़ी अधूरी कहानी लेकर शरद बाबू से कहा, इस कहानी को पूरा कर दीजिए। उस अधूरी कहानी को पढ़ते पढ़ते वह जैसे शून्य में खो गए, मानो समाधिस्थ हो गए हों। कई क्षण बाद दीर्घ निश्वास खींचकर वे बोले, इसे मेरे पास रहने दो, देखता हूँ क्या हो सकता है। लेकिन जब वह कहानी तैयार हुई तो उस अधूरी कहानी से उसका कोई संबंध नहीं था। श्रीकांत चतुर्थ पर्व विप्रदास के प्रकाशन से पूर्व संपूर्ण हो चुका था। दिलीप कुमार राय ने इसी भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए एक विस्तृत निबंध लिखा था। उसे पढ़कर शरद बाबू ने कहा, श्रीकांत चतुर्थ पर्व तुम्हें इतना अच्छा लगा, यह जानकर कितनी प्रसन्नता हुई, बतला नहीं सकता। इसका कारण यह है कि इस पुस्तक को मैंने सचमुच ही बड़े यत्न से मन लगाकर हृदयवान पाठकों को अच्छा लगने के लिए ही लिखा है। तुम्हारे जैसा एक पाठक ही श्रीकांत को भाग्य से मिला है, यही मेरे लिए परम आनंद की बात है। अब दूसरा पाठक नहीं चाहिए, कम से कम ना मिले तो दुख नहीं। अपनी इस रचना को वह स्वयं सर्वश्रेष्ठ मानते थे। मतभेद हो सकता है, परंतु उनका यह सहज विश्वास था, जब कोई व्यक्ति इस संबंध में शंका व्यक्त करता तो वह कह देते, यह बात तुम बड़े होकर समझोगे। दिलीप कुमार को उन्होंने लिखा, और कुछ भी अच्छा ना बना हो, पर कम से कम असंगत होकर उच्च श्रृंखलता का स्वरूप प्रकट नहीं कर बैठा हूँ। श्रीकांत चतुर्थ पर्व की रचना की कहानी बहुत विचित्र है। यदि इसके पीछे किसी का आग्रह ना होता तो शायद वह इसकी रचना ना कर पाते। वह विचित्रा में धारावाहिक रूप से प्रकाशित हुआ था। इस पत्रिका के संपादक थे मामा उपेंद्र नाथ। कई वर्ष पूर्व एक दिन वे शरतचंद्र से एक उपन्यास मांगने के लिए आए थे। उस दिन उन्हें निराश होकर लौट जाना पड़ा था। इस मनोमालिन्य के पीछे एक पूरा इतिहास है। हावड़ा डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के प्रधान होने के नाते वहां की म्युनिसिपल कमेटी के चुनाव में उनका भी एक पक्ष रहता था। ऐसे ही एक अवसर पर वह जिस पक्ष की सहायता कर रहे थे, उसके विरोध में नित्यधन मुखर्जी नाम के एक सज्जन थे।
इन्हीं नित्यधन के परम मित्र थे योगेंद्र नाथ मुखर्जी, जो उपेंद्र नाथ के समधी थे। इस प्रकार अनायास ही ये नातेदार दो दलों में बंट गए। ऐसे ऐसे अवसरों पर उन लोगों की बन आती हैं जो फूट डालने का काम किया करते हैं। इन्हीं लोगों में एक ऐसा व्यक्ति भी था जिस पर योगेंद्र नाथ के एहसान थे। वह शरद बाबू के पास आकर उनके कान भरने लगा। कहता कि वह प्रतिदिन शाम को योगेंद्र नाथ के घर पर भोजन करता है और उस समय उनकी पुत्रवधू शरद बाबू की बड़ी निंदा करती हैं। यह पुत्रवधू उपेंद्र नाथ की लड़की थी और शरद की ममेरी बहन लगती थी। बार बार यह कथा सुनते सुनते शरदचंद्र का मन योगेंद्र नाथ के परिवार के प्रति विमुख हो उठा। ऐसा होना चाहिए था, परंतु यह बात भी सच थी कि शरद के प्रति मामा लोगों का व्यवहार कभी सहज नहीं रहा। केवल सुरेंद्र नाथ ही उनके मित्र थे। एक ही क्षेत्र में होने के कारण उपेंद्र नाथ से भी मिलना जुलना होता रहता था, पर ऐसी अनुरक्ति नहीं थी। इसीलिए शरद बाबू को यह बात मानने में बहुत कठिनाई नहीं हुई कि उपेंद्र नाथ की लड़की उनकी निंदा करती है। 5 वर्ष बाद अचानक यह रहस्य खुला कि शरद बाबू के कान भरने वाले सज्जन कभी भी योगेंद्र नाथ के घर खाना खाने नहीं गए और उन्होंने शरद बाबू से जो कुछ कहा था वह सच झूठ था। वह सब झूठ था। यह जानकर उन्हें बड़ी वेदना हुई और वे उपेंद्र नाथ से मिलने के लिए झटपटाने लगे। एक दिन सहसा उन्होंने उपेंद्र नाथ को फ़ोन किया। संध्या के 7:30 बजे थे। दफ्तर बंद हो चुका था। केवल उपेंद्र नाथ परिचालक सुशील कुमार ही दफ्तर में बैठे हुए थे। टेलीफोन की घंटी बज उठी थी। रिसीवर उठाकर उपेंद्र नाथ ने कहा, हेलो। उधर से आवाज़ आई, चपिन है क्या? स्वर परिचित था और 5-6 वर्ष के बाद सुनाई दिया था। उपेंद्र नाथ ने तुरंत कहा, मैं बोल रहा हूँ। कैसे हो शरद? जैसा रहता हूँ वैसा ही हूँ। तुम्हारे पत्र की अवस्था क्या बहुत खराब है? आर्थिक दृष्टि से वह ज़रा टेढ़ी बात है। बहुत खराब है कि नहीं, एकदम नहीं कहा जा सकता, लेकिन तब भी बहुत अच्छी नहीं है। मेरा लेख मिलने पर तुम्हें सुविधा होनी ही चाहिए। चाहते हो? स्वयं शरद के मुख से यह बात सुनकर उपेंद्र नाथ का मन एकदम उल्लास और अभिज्ञान से भर आया। सुशील भी शरद का नाम सुनकर उत्सुक हो उठे थे। तब उपेंद्र नाथ ने बताया कि शरद लेख देने के लिए कहते हैं, क्या तुम लोगे? तो उनका मुख हर्ष से खिल उठा। बोले, इसमें पूछने की क्या बात है, निश्चय ही लेंगे। दोनों जानते हैं कि शरद का लेख छपने पर विचित्रा की लोकप्रियता बढ़ जाएगी। पाठक और ग्राहक दोनों ही शरद को चाहते हैं, इसलिए व्यक्तिगत मान अपमान का कोई प्रश्न नहीं है। उपेंद्र नाथ ने शरद से कहा, चाहते हैं या नहीं यह क्यों पूछते हो शरद? मैं तो चाहने के लिए ही गया था, तुमने ही लौटा दिया था। इस शिकायत और अभिमान का कोई उत्तर न देकर शरद ने दफ्तर में कितनी देर हो? क्या तुम आ रहे हो?
बस 21 मिनट में पहुंच रहा हूँ। लेकिन 8 मिनट बीतते ना बीते शरद बाबू ने हंसते हुए उपेंद्रनाथ के कमरे में प्रवेश किया। फिर तो ऐसे बातें होने लगी जैसे कभी भी उनके बीच में झगड़ा नहीं हुआ हो। किसी ने भी पुरानी बात का कभी भी संकेत नहीं किया। इसलिए शिकायत, कैफियत और माफ़ी मांगने की कोई बात ही पैदा नहीं हुई। 2-4 मिनट इधर उधर की बात करने पर असली बात उठी। शरद ने पूछा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? उपेंद्रनाथ ने कहा, निश्चय ही उपन्यास। शरद बाबू बोले, उपन्यास तो निश्चय ही, पर किस विषय का उपन्यास? उपेंद्रनाथ इस बीच में मन ही मन निर्णय कर चुके थे। तुरंत बोले, श्रीकांत चौथा पर्व। विस्मित स्वर में शरद ने कहा, क्या चाहते हो? श्रीकांत चौथा पर्व। 3 पर्वों के बाद चौथा पर्व पढ़ने का धैर्य क्या पाठकों को होगा? उपेंद्रनाथ बोले, निश्चय ही होगा। श्रीकांत के तीसरे पर्व के अंत में तुमने राजलक्ष्मी को काशीधाम में सद्गुरु के हाथ में सौंपकर उसकी कहानी पर हमेशा के लिए यवनिका डाल दी। इसके बाद अब राजलक्ष्मी और श्रीकांत को रागामाटी से वापस लाकर फिर से कहानी आरंभ करने से पाठकों का धैर्य खत्म हो जाएगा। यह कहानी कठिन है, किंतु जिस अभ्या के जोरदार आमंत्रण के कारण श्रीकांत आग्रह के साथ रंगून जाने के लिए तैयार हुआ था, उस अभ्या को तुमने ऐसे ही छोड़ दिया, पुलकित पल्लवित नहीं किया। लेकिन उस अवस्था में ही तुमने अभ्या का जो परिचय दिया है, उसके फल होकर पुष्पित होने की कहानी यदि लिखो तो निश्चय ही अपूर्व होगी। केवल विचित्रा के पाठक ही नहीं, गौणजन भी उससे आनंद उठाएंगे। सुशील ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया। शरदचंद्र सहमत हो गए। विचित्रा की अगली इस संस्था में यह विज्ञापन प्रकाशित हुआ कि माघ मास की संख्या से विचित्रा में धारावाहिक रूप से श्रीकांत का चौथा पर्व प्रकाशित होगा और उसमें अभ्या के सौरभ से सुगंधित श्रीकांत के पाठकों का मन विभोर हो उठेगा। विज्ञापन के अनुसार विचित्रा में श्रीकांत का चौथा पर्व प्रकाशित होना भी शुरू हो गया, लेकिन आरंभ से ही उसमें अभ्या का कहीं कुछ पता नहीं लगा। कहानी आरंभ हुई। कभी गौर और वैष्णवी कमललता को लेकर शरद का मन बदल गया और अभ्या की कहानी हमेशा के लिए अधूरी रह गई। शायद इसलिए भी कि ये दोनों चरित्र पूर्ण रूप से काल्पनिक नहीं है। दोनों से उसका प्रत्यक्ष परिचय रहा है। अभिज्ञता से इस मोह ने ही अभ्या तक पहुँचने के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। इसलिए स्वयं अभ्या का चरित्र भी तो काल्पनिक नहीं है। मिस्त्री की एक स्त्री से बर्मा में उनका परिचय हुआ था। पति से बुरी तरह सताई जाकर भी वह उसके जीते जी प्रेम के पास नहीं गई। उसके मरने पर ही वे दोनों एक हो सकते थे। थोड़े से परिवर्तन के साथ इस घटना के आधार पर अभ्या का जन्म हुआ, लेकिन यह थोड़ा सा परिवर्तन महत्व की दृष्टि से कितना बड़ा है, उसने
जीते जी अत्याचारी पति को छोड़ने का साहस किया। मिस्त्री के अत्याचारों को आंखों से देखकर शरद बाबू को लगा कि यदि ऐसे पति को नारी छोड़ देती है तो कोई पाप नहीं करती। उनके साहित्य चरित्रों में हम उनके जीवन में आए वास्तविक व्यक्तियों की खोज करते हैं। खोज करने पर बहुत कुछ मिल भी सकता है, पर साहित्य में आते आते जैसे मिस्त्री की पत्नी अभ्या बन गई, वैसे औरों के साथ भी तो हुआ। इसलिए श्रीकांत शरत होकर भी शरत नहीं है। कृतिकार की जादू भरी लेखनी का परस पाकर वह इतना परिवर्तित हो गया है कि कुछ का कुछ हो गया। अभ्या को लेकर 5वां पर्व लिखने का विचार उनके मन में अब भी था। दिलीप कुमार को उन्होंने लिखा, श्रीकांत का 5वां पर्व लिखकर समाप्त कर दूंगा, अथवा आदि के संबंध में कर दूंगा, अभ्या आदि के संबंध में। और यदि तुम लोग कहते हो कि 4था पर्व अच्छा नहीं हुआ तो बस रथ यहीं रुका। लेकिन चिन्ह आलस्य के कारण दिलीप कुमार के 4थे पर्व की प्रशंसा करने पर भी रथ आगे नहीं बढ़ सका। इन्हीं दिनों उनके निबंधों का संग्रह संदेश और साहित्य के नाम से प्रकाशित हुआ। पिछले अनेक वर्षों में उन्होंने जो लेख लिखे थे या भाषण दिए थे, उन्हीं का यह संकलन था। इसके 2 भाग थे। सुदेश विभाग में राजनीतिक लेख थे और साहित्य विभाग में वह लेख थे जिनका संबंध साहित्य से था। यह संग्रह इसकी अधिक उल्लेखनीय है कि इसका सर्वस्व उन्होंने आर्य पब्लिशिंग कंपनी की स्वत्वाधिकारी श्री अश्विनी कुमार बर्मन को दान कर दिया था। अश्विनी कुमार स्वतंत्रता संग्राम के एक सेनानी थे। जेल हो आए थे। इस समय उनकी संस्था आर्थिक संकट से गुजर रही थी। पूंजी के अभाव में उनको लेखकों को धन देकर उनसे पुस्तकें लेना संभव नहीं था। उसी की सहायता करने के उद्देश्य से उन्होंने ऐसा किया। सुदेश और साहित्य के परिचित तरुण का विद्रोह प्रकाशित करने का अधिकार भी उन्होंने इसी संध्या को दे दिया। इस संग्रह में सत्य और मिथ्या प्रबंध की संग्रहित है। इन निबंधों से यह सहज रूप से प्रमाणित हो जाता है कि भले ही उनके पास कोई सुस्पष्ट दर्शन ना हो, लेकिन चिंतनशीलता का अभाव उनमें नहीं था। प्रबंध के रूप में अपनी बात कहना उन्हें आता था। इसी प्रकार की अनेक रचनाएं हैं जो उनकी मृत्यु के बाद संकलित हुई। उनमें सुद्रेर गांव जैसी रहस्य रचना और आमार आशय जैसी रम्य कथा भी थी। ये माधुर्य मंडित रचनाएं उनके लिए मन का परिचय देती हैं। यहाँ ये भाग पूर्ण होता है। मेरा वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में एक नए भाग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।